गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हम जिस टॉपिक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है साउंड यानी ध्वनि। ध्वनि से संबंधित आज क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। मैं चर्चा करूं इससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ध्वनि या साउंड से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करनी है। तो पहला प्रश्न है इससे संबंधित कि सुपरसोनिक जेट से किसका क्षरण होता है या किसको क्षति होती है। सुपरसोनिक जेट से किसका क्षरण होता है या किसको क्षति होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओजोन परत की। ओजोन परत को इससे सुपरसोनिक जो जेट होता है या पराध्वनिक जेट होता है, इससे ओजोन परत को क्षति होती है या उसका क्षरण होता है। ध्वनि, अगला क्वेश्चन है ध्वनि को मापने में हम किस इकाई का उपयोग करते हैं या ध्वनि को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है या ध्वनि को किस में मापते हैं। तो ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का उपयोग करते हैं। डेसिबल में ध्वनि को मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डेसिबल का। अगला प्रश्न है ध्वनि स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दे। तो ये जो दूरी है ये 16.5 मीटर होनी चाहिए। इससे हमें ध्वनि स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य की जो दूरी है वो 16.5 मीटर होने पर हमें प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देगी। अगला जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होना चाहिए। तो ये 343 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 343 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। अगला प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बायोलॉजिकल मेथड जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है। बायोलॉजिकल मेथड यानी जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग सोनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है टीवी रिमोट में कौन सी तरंगें उपयोग होती हैं। तो अवरक्त तरंगों का उपयोग टीवी रिमोट में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि साधारण बातचीत के लिए कितनी ध्वनि या कितने डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। अगर 40 से ऊपर ध्वनि होती है तो वो मतलब तेज बातचीत होती है, शोरगुल होता है। और 50 से 60 के बीच की ध्वनि को हम जो है अधिकतम ध्वनि मानते हैं। 60 से ऊपर यदि ध्वनि हो जाए, 60 डेसिबल से ऊपर ध्वनि हो जाए तो उसको नॉइज पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण में गिनने लगते हैं। 80 से अधिक अगर ध्वनि होती है, 80 डेसिबल से अधिक, तो वो तेज संगीत और स्वर हो जाता है, उससे व्यक्ति डिस्टर्ब होने लगता है। पेड़ पौधों के पत्ते जब सरसराहट करते हैं तो वो 10 से 20 डेसिबल की ध्वनि होती है। कितनी होती है? 10 से 20 डेसिबल की ध्वनि। सायरन की ध्वनि 110 से 120 डेसिबल की ध्वनि के मध्य होती है। और जेट विमान की जो ध्वनि होती है वो 140 से 150 डेसिबल के मध्य होती है। औद्योगिक कारखानों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि 100 से 120 डेसिबल की होती है। आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में भेद किसके कारण होता है। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता यानी साउंड टिम्बर के आधार पर किया जा सकता है। जब लोहा नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम लिखते हैं तो
वायु मतलब जो ध्वनि की चाल है वो लोहे में सबसे अधिक होती है, ठीक है, और सबसे कम गैस में होती है। तो नाइट्रोजन में सबसे कम होगी, जल में उसके बाद होगी और लोहा में सबसे अधिक होगी। ये इसका क्रम है। ध्वनि की चाल हम बता ही चुके हैं आप लोगों को, सबसे अधिक ठोस में होती है, द्रव में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। तापमान घटने से ध्वनि का वेग घटेगा, ध्वनि का वेग घटेगा। अगर हम किसी वस्तु का तापमान घटाते हैं तो उसके ध्वनि के वेग में भी गिरावट आएगी। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती, सही बात है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात के माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती। धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? एकॉस्टिक्स में हम ध्वनि का अध्ययन करते हैं। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवण की घटना घटित नहीं हो सकती है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना घटित नहीं हो सकती। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो कुत्तों के द्वारा, डॉल्फिन मछली के द्वारा, इनके द्वारा पराश्रव्य ध्वनि तरंगें सुनी जा सकती हैं। तो साथियों, ये ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।